नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे आपका आने वाला पेपर 1 है, चाहे हाई कोर्ट का एग्जाम है, पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम, या फिर राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम टीजीटी, जेबीटी, या फिर आप सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल जैसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। जहां पर भी हिमाचल जीके पूछी जाएगी जिस भी एग्जाम में, वहां पर आपको यहां से हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज हेल्ड इन ढोग विलेज नियर जोगिंदरनगर इन द ऑनर ऑफ वुमेन हु परफॉर्म्ड सती। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला सती होने वाली महिला के सम्मान में जोगिंदरनगर के पास एक ढोग गांव है वहां पर आयोजित किया जाता है। तो ये जो ढोग गांव है ये कहां पर पड़ता है? जोगिंदरनगर विलेज। जोगिंदरनगर जो है उससे करीब ये विलेज जो है वो पड़ता है और यहाँ पर एक मेला लगता है। इसको सती मेला भी बोलते हैं। स्कोडी फेयर ये है, स्कोडी फेयर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। स्कोडी फेयर लगता है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है स्कोडी फेयर, और अगर एग्जैक्टली आपसे विलेज पूछा जाए तो ढोग विलेज जो है वो आता है, यहाँ पर ये लगता है। और कौन से महीने में लगता है? तो लगभग अप्रैल के महीने में जो है ये लगता है। और अगर हम हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग बात करें तो चैत्र महीने में जो है ये लगता है। ये भी पता होना चाहिए कि हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग कौन से महीने में जो है ये लगता है। अब यहाँ पर ना अलग अलग मेले यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले पुराग मेला जो है वो दिया गया। पुराग मेला डिस्ट्रिक्ट शिमला के कोटखाई क्षेत्र में जो है वो मनाया जाता है। कोटखाई में जो है ये पुराग मेला होता है। यहाँ पर थलोग मेला भी जो है वो दिया गया है। थलोग जो है वो कहाँ पर लगता है? ये भी डिस्ट्रिक्ट शिमला के चौपाल क्षेत्र में जो है वो लगता है। और यहाँ पर नलवानी मेला जो है वो दिया गया है। नलवानी फेयर की अगर हम बात करते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में लगता है, कुल्लू में, और शायद मंडी के भी कुछ क्षेत्रों में ये मनाया जाता है। मई के महीने में जो है ये लगता है नलवानी मेला। नलवानी अलग है और नलवाड़ी अलग है। नलवाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो नलवाड़ी बिलासपुर में जो है वो मोस्ट फेमसली मनाया जाता है और अभी मार्च के महीने में जो है ये मनाया जाएगा। इस मेले को जो था वो 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा जो था वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो नलवाड़ी मेला हो गया, नलवानी मेला हो गया, थलोग मेला हो गया, पुराग मेला हो गया, स्कोडी मेला हो गया। ये सारे मेले आपने यहाँ से ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर स्कोडी मेले के बारे में वही लिखा गया है कि क्यों मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है। ये महिलाओं के सम्मान में, जो सती हुई थी उनके सम्मान में जो है वो मनाया जाता है और जोगिंदरनगर ढोग विलेज में जो है ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द शिमला एग्रीमेंट वाज अ पीस ट्रेटी साइंड बाय द इंडिया एंड पाकिस्तान इन शिमला ऑन। तो बोलते हैं कि शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के द्वारा किया गया एक संधि, एक शांति संधि थी। ये शिमला में हुई थी। बोलते हैं हुई कब थी? अब एग्जैक्टली हुई कब थी पहले तो पता होना चाहिए कि ईयर, कौन से ईयर में जो था ये हुई थी। 1971 में हुई थी कि 1972 में हुई थी? तो ध्यान रखें कि 1972 में ये संधि जो था वो हुई थी। 1971 वाले ऑप्शन यहाँ से काट दीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन आपका कट गया। अब बोलते हैं कि कब ये मनाया जाता है, कब ये जो है वो शिमला ट्रीटी हुई थी, शिमला एग्रीमेंट हुआ था। तो ये जुलाई 3 1974 को जो था वो हुआ था। जुलाई महीना था, तीसरी तारीख थी, 1972 जो था वो ईयर था। जुलाई 3 1972 को ये हुआ। ये ना एग्रीमेंट हुआ किस किस के बीच में था? इंडिया और पाकिस्तान में तो हुआ था, परंतु इंडिया की ओर से रिप्रेजेंटेटिव कौन थे और पाकिस्तान की ओर से कौन थे? तो इंडिया की ओर से जो प्रधानमंत्री थी उस टाइम की इंदिरा गांधी थी, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे जुल्फिकर अली भुट्टो, वो जो था वो हुआ करते थे। तो इन दोनों के बीच में ये हुआ था। और हुआ कहाँ पर था? शिमला में भी। शिमला में बार्न्स कोर्ट में जो था ये हुआ था। अब बार्न्स कोर्ट में हुआ था शिमला में। अगर हम बार्न्स कोर्ट की बारे में भी बात करते हैं कि बार्न्स कोर्ट का प्रेजेंट टाइम का स्टेटस क्या है। बार्न्स कोर्ट देखो एक ब्रिटिश टाइम की शिमला में बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग जो था वो लॉर्ड एडवर्ड बार्न्स के टाइम की है, जो कि कमांडर इन चीफ हुआ करते थे 1879-1886 के बीच में। और बोलते हैं कि पंजाब का भी ये राजभवन रह चुका 1966 तक, जब तक पंजाब का यहाँ पर कुछ ना कुछ था, हिमाचल में कहीं ना कहीं प्रस्तित्व, तो पंजाब का राजभवन ही हुआ करता था। परंतु उसके बाद यहाँ पर 1972 में एक बार तो हमने शिमला एग्रीमेंट पढ़ लिया। शिमला एग्रीमेंट के बाद यहाँ पर अभी जो है वो प्रेजेंट टाइम में राजभवन हमें देखने को मिलता है। राजभवन मतलब जहां पर गवर्नर रहते हैं उसको राजभवन बोलते हैं। तो राजभवन यहां पर देखने को मिलता है। राजभवन इससे पहले, बार्न्स कोर्ट में आने से पहले राजभवन भी जो था वो कहां पर हुआ करता था? वो पीटर ऑफ शिमला में हुआ करता था। परंतु पीटर ऑफ जो बिल्डिंग है, पीटर ऑफ में 1981 में आग लगती है। आग लगने के कारण वो तबाह हो जाता है, थोड़ा सा नुकसान नष्ट हो जाता है। फिर आग लगने के बाद जो गवर्नर का रेजिडेंस था उसको शिफ्ट कर दिया जाता है बार्न्स कोर्ट में, और बार्न्स कोर्ट में अभी भी गवर्नर का रेजिडेंट आपको देखने को मिलेगा। और जो पीटर ऑफ की बिल्डिंग है शिमला की, उसको जो है वो एक होटल के रूप में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया है। अब वो टूरिज्म के अंडर जो है वो एक होटल जो है वो आता है। ठीक है जी, तो ये है पूरा का पूरा स्टेटस। अगर हम पीटर ऑफ की भी चलो बात कर ही लेते हैं, जब पीटर ऑफ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो पीटर ऑफ जो बिल्डिंग है उसका क्या स्टेटस है। पीटर ऑफ बिल्डिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, और पूछा जाता है कि कहाँ पर है। HPSSC पूछता था इसको। तो ये पीटर ऑफ बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट शिमला के चौड़ा मैदान में स्थित है।
फर्स्ट वाइसराय जो यहाँ पर आकर रुके थे वो लॉर्ड एल्गिन जो था वो हुआ करते थे। नाथूराम गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी को असैसिनेट किया था, उनका ट्रायल भी कहते हैं कि एक बार यहाँ पर हुआ था। अभी का स्टेटस इसका आपको पता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सतलुज रिवर। तो सतलुज रिवर के बारे में हम अलग अलग क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोलते हैं यहाँ पर कि कसांग, यूला, वेंगर एंड रूपी आर लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज, की ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं, ठीक है। और बोलते हैं कि बसपा, डुलिंग, सोल्डांग आर राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज, की बसपा, डुलिंग, सोल्डांग इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं। अब हम बात करते हैं सतलुज की सहायक नदियों की। सतलुज की बहुत सारी सहायक नदियां हमने पढ़ रखी हैं। सतलुज हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है, 320 किलोमीटर हिमाचल में बहती है, सबसे लंबी नदी। और यहाँ पर जो सबसे पहली स्टेटमेंट दी गई है ना कि कसांग, यूला, वंगर, ये रूपी, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं। देखो इसकी ये लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज नहीं है, ट्राइब्यूटरीज तो इसकी हैं, सहायक नदियां तो इसकी हैं, परंतु लेफ्ट बैंक पर नहीं है, ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज जो है वो इसकी बनती हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपके पास गलत हो गया, पहली स्टेटमेंट गलत है। बोलते हैं द बसपा, डुलिंग, सोल्डांग आर राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज, की ये बसपा हो गया, डुलिंग हो गया, सोल्डांग हो गया, ये इसकी जो है वो ट्राइब्यूटरीज आती हैं, परंतु क्या राइट बैंक में आती हैं। देखो ये बात भी सही है कि ये इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, और ट्राइब्यूटरीज की बात हो रही है तो ये इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरी नहीं आती, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज जो है वो आती हैं। तो ये लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज आती हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो ये दोनों ही जो है वो हमारे पास गलत दिए गए हैं। इनमें से ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट इन दोनों में से जो है वो यहाँ पर सही नहीं दी गई है। यहाँ पर देखिए स्पीति, रोपा, तैंती, कशांग, मुलगांव, यूला, वेंगर, थरोंग, रूपी, ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज इसकी आती हैं, और त्रियुंग, ग्याथिंग, बसपा, डुलिंग, सोल्डांग ये जो है वो इसकी जो है लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज आती हैं। देखो ट्राइब्यूटरीज तो हमने याद कर ली हैं, मिशन एलाइड में मैंने एक बार नहीं अब तो हजारों बार हमने रिवाइज कर ली हैं। हिमाचल की 5 नदियां, उनकी भी सहायक नदियां आगे चलकर, परंतु अब टाइम आ गया है कि उनकी लेफ्ट राइट बैंक भी हम ट्राइब्यूटरीज जो है याद कर लें। टाइम टू टाइम हम रिवाइज करते रहते हैं उनको भी, परंतु फिर से हमने एक नए रूप से जो है वो एक नया क्वेश्चन जो है वो आज पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर भी रिवर्स के बारे में ही दिया गया है। बोलते हैं मैच द फॉलोइंग, रिवर्स दिए गई हैं, उनकी ट्राइब्यूटरीज दी गई हैं, ठीक है जी। यहाँ पर दिया गया है बलजेदी एक नदी है, इस किसकी सहायक नदी है। बोलते हैं पत्सरी दिया गया है, किसकी सहायक नदी है। असनी किसकी सहायक नदी है। नोगली किसकी सहायक नदी है। यहाँ पर भी हम बात करेंगे कि ये किसकी सहायक नदी है। पहले तो आप देखिए कि ए बी और सी डी कर दिया गया है, और 1 2 3 4 दूसरी तरफ दिया गया है। इनको मैच कर देना है, जैसे जैसे आपको ठीक लगता है आप मैच कर लीजिए इसको। आंसर मैं बताता हूँ अब कौन सी किसकी सहायक नदी है। सबसे पहले यहाँ पर बालजेदी दिया गया है, ये जो है वो रावी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है। रावी की ये सहायक नदी है। तो पहले को आप ए के साथ जो है वो मैच, ए को जो है वो पहले के साथ मैच कर दीजिए। दूसरे में आपके पास पत्सरी दिया गया है, पत्सरी किसकी सहायक नदी है। तो पत्सरी देखो पब्बर की ही सहायक नदी आती है, तो बी को जो है वो आप दूसरे के साथ ही मैच कर दो। पत्सरी जो है वो पब्बर की सहायक नदी आती है, और पब्बर जो है वो टॉन्स की सहायक नदी है। पब्बर नदी जो है वो जो चंद्रनाहन लेक शिमला में आती है वहां से निकलती है, और पब्बर जो है वो टॉन्स की सहायक नदी है, और टॉन्स आगे चलकर यमुना में जाकर जो है वो मिलती है। यहाँ पर असनी दिया गया है। बोलते हैं असनी क्या गिरी की सहायक नदी है या फिर सतलुज की सहायक नदी। ऑब्वियसली असनी जो है वो गिरी की ही सहायक नदी है, तो सी को तीसरे के साथ ही मैच कर दो। और नोगली दिया गया है, नोगली तो सतलुज की ही सहायक नदी है, इसको चौथे के साथ मैच कर दो। नोगली के बारे में शायद हमने मिशन एलाइड के इससे पिछले पार्ट में पढ़ा था कि नोगली जो है वो रामपुर वो शहर में सतलुज के साथ जाकर मिलती है। तो ये चारों के चारों जो है वो हमारे पास सही हो गए। ए को पहले के साथ, बी को दूसरे का, सी को तीसरे का, डी को चौथे के साथ, इसी तरह मैच करेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि एग्जाम में क्वेश्चन दिया होता है ऐसे कर हम ना बहुत ज़्यादा दिमाग वहाँ पर लगाएंगे कि ए को दूसरे के साथ कर देंगे, बी को तीसरे के साथ, सी को दूसरे के साथ, ऐसे ऐसे आगे पीछे कर देंगे, परंतु कभी भी सीधा नहीं सोचेंगे। तो ट्रिकी क्वेश्चन नहीं, ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है देखने में लगे, परंतु आंसर उसका बहुत सिंपल हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर था। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा था। इस तरह से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो हमने ज़्यादा नहीं, यहाँ पर हमने 4 नदियाँ जानी और उनकी भी आगे सहायक नदियाँ जो था वो जान ली। इतना यहाँ से काफ़ी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर वही डिटेल में सब जो है वो लिखा भी गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू होम द किन्नौरी डायलेक्ट कम्स अंडर द हिमालयन ग्रुप ऑफ तिब्तो बर्मन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। तो बोलते हैं किसके अनुसार जो है किन्नौरी बोली तिब्ती बर्मन भाषा परिवार के हिमालयी समूह के अंतर्गत आती है। तो बोलते हैं किसके अनुसार, ये जो किन्नौर की बोली है तिब्ती और बर्मन भाषा परिवार के हिमालय समूह के अंदर आती है, तो ये जीए ग्रीशन के अनुसार जो है वो आती है। जीए ग्रीशन ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। किन्नौर में हम भाषाओं के बारे में जो है वो बात करते हैं।
वैसे तो आमतौर पर बोल देते हैं कि किन्नौर में किन्नौरी बोली जो है वो बोली जाती है। इसके अलावा किन्नौर में जो है वो सुनामी भाषा बोली जाती है, किन्नौर में छितकुली भाषा बोली जाती है, होमस्कंद भाषा किन्नौर में बोली जाती है। उपबोलियाँ टाइप में यहाँ की हो गई, अलग अलग क्षेत्रों में किन्नौर के ये बोली जाती है। और सुनमू भाषा हो वहाँ की होगी, सुमको भाषा वहाँ की हो गई। और किन्नौर के ऊपर एक किताब भी लिखी गई है जो एग्जाम में पूछी जाती है। किन्नौर के ऊपर जो किताब लिखी गई है वो है किन्नर देश करके, जो ये किताब है ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा जो है वो लिखी गई है। और एक किताब है कामनिया किन्नौर कर ये किताब R.K. कौशल के द्वारा जो है वो लिखी गई है। तो इस तरह की किताबें भी एग्जाम में पूछी जाएं तो वो भी आपकी तैयार रहनी चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए। इनको भी हम बार बार रिवाइज करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परंतु अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी पेपर 1 के लिए कर रहे हैं, आप आने वाले हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए कर रहे हैं, या फिर आप जो है वो तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम, या फिर राज्य चयन आयोग के TGT या फिर JVT या फिर सब इंस्पेक्टर या फिर किसी और एग्जाम के लिए जो आने वाले एग्जाम्स में, तो आप कॉम्प्रिहेंसिव वे से एक टेस्ट शीट से इन सभी को जो है वो तैयार कर सकते हैं एग्जाम्स को, और इन सभी एग्जाम्स के लिए खुद को भी जो है वो तैयार कर सकते हैं। प्रॉपर प्रैक्टिस कर अपनी कमियों को एनालाइज कर और जो गलतियां होती हैं उन गलतियों से सीख कर जो है वो आप इस टेस्ट शीट्स को ज्वाइन कर आगे बढ़ सकते हैं। टेस्ट शीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। यहाँ से आपकी हिमाचल जीके, नेशनल इंटरनेशनल जीके और करंट अफेयर, इसके अलावा और हिंदी इंग्लिश का सेक्शन जो ग्रामर का होता है वो भी यहाँ से अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट शीट्स को स्लॉट 2 में आप जाकर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और टाइमली जो है वो अपने स्टडी को एक अच्छी बेहतरीन शेप जो है वो दे सकते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला, बोलते हैं इन विच ईयर दामोदर दास ब्राउट द फेमस आइडल ऑफ रघुनाथ जी फ्रॉम अयोध्या टू कुल्लू। तो ये तो आपको पता है कि भगवान रघुनाथ जी की जो मूर्ति अयोध्या से लाई गई थी और कुल्लू में लाकर जो था यहाँ पर रखी गई थी, वो जो था वो दामोदर दास को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी। परंतु बोलते हैं कि ये कौन से ईयर की बात है, तो ये लगभग जो है वो ईयर कौन सा है, ये 1653 जो है वो ईयर है। इसका भी जुलाई महीना है जिस दौरान ये हुआ था, जुलाई 1653 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब जुलाई 1653 में जो है वो दामोदर दास के द्वारा जो था वो फेमस जो भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति थी वो अयोध्या से लाई गई थी और कुल्लू में लाकर जो था वो रखी गई थी, यहाँ पर आकर स्थापित की गई थी एक तरह से। और उसी टाइम से यहाँ पर कुल्लू का दशहरा भी मनाया जाता है। जब ये सारा का सारा सिनेरियो हुआ था तो उस टाइम जो था वो कुल्लू के राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था राजा जगत सिंह यहाँ के राजा थे। ये सबसे शक्तिशाली राजा भी कुल्लू की हिस्ट्री में माने गए और इनको औरंगजेब जो था वो कुल्लू का राजा कहता था। औरंगजेब इनको कुल्लू का राजा इस तरह से कहकर सम्मानित करता था। और कुल्लू के राजा जो ये जगत सिंह थे, इनके द्वारा जो था वो दारा सिकोह के विरुद्ध भी जो था वो विद्रोह किया गया था और 1640 की ये बात है। अब एक बार इनकी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इन्फॉर्मेशन कह लीजिए, उसके कारण एक ब्राह्मण ने जो था वो अपनी झोंपड़ी में जो था वो खुद को और अपने पूरे परिवार को जो था वो रखकर आग लगा ली थी। अब उसका दोष इनको लगा था। अब उस दोस्त को लगा था तो उनको खाने पीने में जो है वो कीड़े मकोड़े खून दिखाई देता था। तो उस दोस्त से इनको मुक्त करने के लिए जो सॉल्यूशन बताया गया था वो ये बताया गया था कि अयोध्या से भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति लाओ और यहाँ पर लाकर स्थापित करो। तो वो जिम्मेदारी दी गई दामोदर दास को। दामोदर दास एक ब्राह्मण हुआ करता था। वो जाता है चोरी चुपके से जाकर जो है वहाँ से भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति लाता है और 1653 में जुलाई महीने में इस मूर्ति को यहाँ पर स्टेबलाइज किया जाता है और उसके बाद ही कुल्लू का दशहरा यहाँ पर मनाया जाता है। और कुल्लू का दशहरा जो है वो कुल्लू के ढालपुर मैदान में जो है वो मनाया जाता है। कुल्लू के राजा जो जगत सिंह थे उनके द्वारा जो था वो कुल्लू की राजधानी जो था वो शिफ्ट कर नगर में होती थी, नगर से शिफ्ट की गई थी और सुल्तानपुर में भी स्थापित की गई थी। तो कुल्लू की जो ओरिजिनल कैपिटल होती थी ना वो कहाँ पर होती थी वो आप कमेंट कर बताएंगे। कुल्लू की स्थापना विहंग मणिपाल के द्वारा की गई थी। अब इसकी जो ओरिजिनल कैपिटल थी वो कहाँ पर थी वो आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। मैंने बहुत बार बता रखा है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो चुनना है। कुछ मैरिज सिस्टम के बारे में यहाँ पर दिया गया है। बोलते हैं दान पुण्य इज मैरिज बाय एक्सचेंज एमंग गद्दीज की। दान पुण्य जो है ना वो गद्दीज के बीच में मैरिज बाय एक्सचेंज है। और बोलते हैं कुआ ब्याह इज मैरिज बाय कैप्चर बाय बॉय अमंग स्वांगलास। तो बोलते हैं कि कुआ ब्याह जो है वो स्वांगलास के बीच में होता है और लड़का इसमें कैप्चर करता है लड़की को। आगे बोलते हैं डोगरी इज अ मैरिज बाय एक्सचेंज अमंग पंगवाल्स की। डोगरी जो है वो मैरिज है जिसमें एक्सचेंज मैरिज होती है और पंगवाल्स के बीच में ये परफॉर्म किया जाता है। आगे बोलते हैं जूसीज इज अ लव मैरिज अमंग किन्नर्स की। जूसीज जो है वो लव मैरिज है किन्नर्स के बीच में। हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप से चलते हैं कि ये जो दान पुण्य है ये किस तरह की मैरिज है और किसके बीच में है। दान पुण्य गद्दीज के बीच में ही मैरिज का टाइप जो है वो
होता है, ये सही बात है। परंतु ये मैरिज बाय एक्सचेंज नहीं है। एक बड़े ही कॉमन टाइप की मैरिज जो है वो इनके बीच में होती है, कॉमन टाइप की मैरिज होती है। एक्सचेंज में एक्सचेंज का इसमें कुछ नहीं होता। पहली स्टेटमेंट गलत है। गद्दीज के बीच में जो मैरिज बाय एक्सचेंज होती है उसको बट्टा सट्टा जो है वो बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? बट्टा सट्टा बोलते हैं उसको। और अगला देखिए, बोलते हैं कुआ ब्याह इज अ मैरिज बाय कैप्चर अमंग स्वांगलास, कि कुआ ब्याह जो है वो स्वांगलास के बीच में है, मैरिज बाय कैप्चर है, ये सही बात है। इसमें लड़का जो है वो लड़की को कैप्चर कर लेता है और अपने जो दोस्त होते हैं उनकी सहायता से जो है वो लड़की को कैप्चर करता है और ये शादी इस तरह से मानी जाती है। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास सही है। बोलते हैं डोगरी इज अ मैरिज बाय एक्सचेंज अमंग पंगवाल्स, की डोगरी जो है वो मैरिज बाय एक्सचेंज है, इसमें एक्सचेंज होती है और बोलते हैं पंगवाल्स के बीच में ये होती है। डोगरी देखो पंगवाल्स के बीच में ही मैरिज का टाइप है, ये सही बात है। और ये मैरिज बाय एक्सचेंज ही है, ये भी सही बात है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारे पास सही हो गई यहाँ पर। आगे बोलते हैं जूसीस इज लव मैरिज अमंग किन्नर्स, की जूसीस जो है वो लव मैरिज है और किन्नर्स के बीच में ये लव मैरिज है। तो जूसीस देखो किन्नर्स के बीच में ही जो है वो लव मैरिज है, किन्नौर के जो लोग हैं, और इसको लव मैरिज के रूप में ही जो है ट्रीट किया जाता है। ये भी चौथी स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर बोला गया था चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आप चूज करेंगे तो यहाँ पर आपके पास पहली गलत थी और दूसरी तीसरी चौथी जो था वो सही थी। तो दूसरी तीसरी चौथी यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, दूसरा चौथा तीसरा, ये जो है वो ऑप्शन हमारे पास सही दी गई है। किसी भी ऑप्शन में डाउट नहीं रहना चाहिए, चाहे वो कुआ ब्याह मैरिज बाय कैप्चर हो गया, चाहे वो दानपुन हो गया कॉमन मैरिज है एक, चाहे वो डोगरी हो गया मैरिज बाय एक्सचेंज हो गया, या फिर वो जूसीज हो गया जो कि लव मैरिज का टाइप किन्नर्स के बीच में जो है वो आता है। हम यहाँ से इन्हीं 4 मैरिज के टाइप्स को रिवाइज करेंगे, परंतु मैं एक और मैरिज का टाइप यहाँ पर रिवाइज कराऊंगा जो कि अभी पेपर 1 में पूछा गया था और इससे पहले भी पेपर 1 में उसको स्पेसिफिक रूप से पूछा गया है। वो है प्राइनो मैरिज का टाइप। ये प्राइनो मैरिज का टाइप जो है वो लव मैरिज का टाइप है और ये लव मैरिज का टाइप जो है वो किसके बीच में होता है? तो खसास के बीच में। जो खस एक ट्राइब कम्युनिटी है यहाँ की, उसके बीच में जो है ये होता है। खसास के बीच में जो है ये होता है प्राइनो टाइप का मैरिज। खसास के बीच में ब्याह भी होता है। ब्याह जो है वो इनके बीच में जो है वो एक इस तरह की रिलेशनशिप होती है जो पेरेंट्स के द्वारा सेटल की जाती है। तो ब्याह कर बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में ब्याह, तो वो ब्याह हो गया। और एक गदर कर भी जो है वो होता है। गदर में क्या होता है? गदर में जो है वो लड़की जाएगी लड़के के घर में और वहाँ पर जाकर जो है वो सारी सेरेमनीज जो है वो परफॉर्म की जाएंगी। ठीक है, आमतौर पर क्या होता है, लड़का जाता है ना लड़की के घर में, परंतु गदर में लड़की लड़के के घर में जाती है। तो इस तरह से जो है ये मैरिज के टाइप हमने खसास के बीच में जाने, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। प्राइनो तो पूछा गया है 2-3 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी ना तो वहाँ पर आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को इस तरह के मिलेंगे, खासकर जब हमने वहाँ पर स्पेसिफिक रूप से टॉपिक बनाकर जो है डिस्कशन की है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स होस्ट हिम इरा वीकली मार्केट एज गिवन इन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश 2023-24। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार हिम इरा जो साप्ताहिक बाजार है उसकी मेजबानी करने वाले ब्लॉकों की सही संख्या जो है वो कितनी है, उसकी पहचान जो है वो कीजिए। तो ऐसे कितने ब्लॉक हैं 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जहां पर ये हिम इरा वीकली मार्केट जो है वो लगती है। तो हिम इरा वीकली मार्केट जो लगती है वो हिमाचल प्रदेश के 75 ब्लॉक्स में जो है वो लगती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये हमारे पास 2023-24 का ही इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, उसके बाद का डाटा अभी तक नहीं है अवेलेबल। अगर होगा तो वो उस टाइम हम डिस्कस कर लेंगे जब होगा। यहाँ पर ब्लॉक्स की बात हो रही है ना, अगर हिमाचल प्रदेश में हम 31 मार्च 2023 तक देखेंगे तो 31 मार्च 2023 तक हिमाचल में कितने ब्लॉक्स आते हैं। हिमाचल में हमने 88 ब्लॉक्स जो हैं वो पढ़ रखे हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार मैंने प्रैक्टिस करवाया है कि हिमाचल में कितने ब्लॉक्स जो हैं वो 31 मार्च 2023 तक हैं, तो वो 88 ब्लॉक्स हिमाचल में हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी हिम इरा कैंटीन्स जो हैं वो ऑपरेट की जाती है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। तो हिमाचल प्रदेश में 17 जो है वो हिम इरा कैंटीन्स जो है वो ऑपरेट की जाती हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। और एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हिम इरा वीकली मार्केट का। ये जो हिम इरा वीकली मार्केट लगती है ये करंटली 75 ब्लॉक्स जो है वो इसको होस्ट कर रहे हैं। जो हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का डाटा है उसके अकॉर्डिंग, और अप्रैल से दिसंबर के बीच में ये करते हैं। टोटल सेल जो यहाँ पर रिपोर्ट की गई थी वो 1.87 करोड़ जो था वो की गई थी। और हिमाचल प्रदेश में ये जो हिम इरा का वीकली मार्केट का कॉन्सेप्ट है इसको जो प्लान किया गया है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत जो है वो किया गया है।
ये हिम इरा का कॉन्सेप्ट है क्या आखिरकार, ये भी तो पता होना चाहिए। देखो हिम इरा का कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, अब वो अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को जो है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया गया है कि वो प्रोडक्ट जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर बिक सकें, और इनको एक लोगो भी जो है वो स्पेसिफिक रूप से दिया गया है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप से के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको एक रोजगार मिल जाता है, उनके प्रोडक्ट्स को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो इस तरह से सारी बात होती है। तो इस तरह से हिम इरा का ये कॉन्सेप्ट है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है द ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2023-24 हाउ मेनी MBBS सीट्स वर फिल्ड इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो बोलते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान सरकारी क्षेत्र में लगभग कितनी MBBS की सीटें भरी गई। तो अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो MBBS की तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, उनके लिए भी ये क्वेश्चन हेल्पफुल है, और बाकी के जो पेपर 1 हैं, बाकी के जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देखो हिमाचल प्रदेश में जो 2023-24 का जो एक सेशन था एकेडमिक सेशन, उसमें जो है वो 720 सीटें, ऑप्शन इसका जो है वो बी सही आंसर हो जाएगा। 720 सीटें जो था वो उसमें फिल की गई। कितनी? 720 सीटें MBBS की फिल की गई गवर्नमेंट सेक्टर में। अब यहाँ पर डाटा समाप्त नहीं हो जाता, डाटा याद रखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। क्या क्या है हमारे पास? बोलते हैं बैचलर ऑफ मेडिसिन है, और बैचलर ऑफ सर्जरी भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की भी हम बात करेंगे। एकेडमिक सेशन जो 2023-24 का था उसमें टोटल MBBS की सीटें थी 870 सीटों में से जो है वो हमारे पास 720 सीट्स जो था वो किस में थी? गवर्नमेंट सेक्टर में थी। गवर्नमेंट सेक्टर में 720 सीट्स भरी गई और 150 सीट्स हमारी भरी गई प्राइवेट सेक्टर में। तो ये टोटल 870 सीट्स जो था वो MBBS की हुई, 720 गवर्नमेंट सेक्टर में, 150 प्राइवेट सेक्टर में। सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएशन में हम देखते हैं जिसको MD या फिर MS भी बोल देते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि जो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या फिर मास्टर ऑफ सर्जरी की सीट्स हैं हिमाचल में, वो 333 सीटें जो हैं वो आती हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर ये 333 सीटें जो है वो आती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जो भरी जाती हैं वो 241 सीटें भरी जाती हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर में भरी जाती हैं वो 92 सीटें जो है वो भरी जाती हैं। तो टोटल 333 सीटें हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी है, प्राइवेट सेक्टर में कितनी है, वो भी ध्यान रखना है। MBBS का भी पता चल गया आपको, जो एक ग्रेजुएशन है, और एक पोस्ट ग्रेजुएशन जो MD MS है उसका भी पता चल गया। तो इन दोनों को ही अब ध्यान रखना, इनमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, डाटा पॉइंट टू पॉइंट याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर श्री तीर्थ राम वॉज कॉन्फर्ड जमनालाल बजाज अवार्ड। तो हिमाचल के जो तीर्थ राम थे वो कौन से जिले से संबंध रखते थे, वो भी एक क्वेश्चन बनेगा। अब इनको कौन सा अवार्ड दिया गया वो भी क्वेश्चन बनेगा, और इनको कौन से ईयर में अवार्ड दिया गया वो भी क्वेश्चन बनेगा। अभी हमारे पास क्वेश्चन है कि तीर्थ राम को जमनालाल बजाज अवार्ड दिया गया, ये कौन से ईयर में दिया गया। तीर्थ राम को जो जमनालाल बजाज अवार्ड दिया गया वो 1990 में दिया गया। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब ये जमनालाल बजाज अवार्ड इनको 1990 में दिया गया। ये तीर्थ राम जी जो है वो संबंध कहाँ से रखते हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश के जो है वो ऊना जिले से जो है वो संबंध रखते हैं, और इनके द्वारा जो है वो एक गांधी आश्रम भी जो है वो ऊना के ऑयल में जो है वो स्थापित किया गया। ऑयल इस तरह से जगह का नाम है, यहाँ पर इनके द्वारा एक गांधी आश्रम भी जो है वो स्थापित किया गया जो फ्रीडम फाइटर्स के लिए किया गया था। और इनको जो जमनालाल बजाज अवार्ड दिया गया वो 1990 में दिया गया। अब जमनालाल अवार्ड जो है दिया जाता है, ये जमनालाल बजाज अवार्ड है, ये किसको दिया जाता है और कब से दिया जा रहा है। ये जमनालाल बजाज अवार्ड है, ये उन लोगों को दिया जाता है जो गांधीयन वैल्यूज़ को प्रमोट करते हैं या फिर कम्युनिटी सर्विस में, सोशल डेवलपमेंट में लेकर जो है वो काम करते हैं, उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। और ये जमनालाल बजाज अवार्ड है, इसको जमनालाल बजाज फाउंडेशन के द्वारा जो था वो 1978 में जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था। तो 1978 में ये एस्टेब्लाइज हुआ, और दिया किसको गया ये अवार्ड वो भी जो है वो आपको पता चल गया। क्यों दिया जाता है वो भी आप समझ गए, और इतना सब कुछ जान लिया इस अवार्ड के बारे में, तो इतना काफ़ी है याद रखने के लिए। क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोलते हैं निगाली धार सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये निगाली धार जो है वो हिमाचल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। तो हिमाचल में पहाड़ी क्षेत्र है, अलग अलग धारें आती हैं। अब ये निगाली धार जो है वो कौन से क्षेत्र में आती है, कौन से जिले में आती है हिमाचल के, ये आप जल्दी से कमेंट कर कर बताएंगे। जो मिशन एलाइड की इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने पहला ही क्वेश्चन ये डिस्कस किया था। जल्दी से कमेंट कर कर बता दीजिए, और पार्ट का PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। वहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं एग्जाम से रिलेटेड, पोस्टों से रिलेटेड, वो आपको टाइमली सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। तो जल्दी से ज्वाइन जाकर कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।